मंसूबे जो हैं वो रेलवेज की जिम्मेदारी है। एक कराची फ्रेट कॉरिडोर है। आपको पता है कि दो मसाइल हमें हो रहे हैं। एक तो पोर्ट के ऊपर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, डिमरेजेस देने पड़ते हैं हमारे जो कारोबार करते हैं, जो इंपोर्ट्स करते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए, और दूसरा शहर के अंदर से एक बहुत बड़ी जो फ्रेट की ट्रैफिक जाती है, कंटेनर्स जाते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक पैरेलल लाइन डाली जा रही है। कराची पोर्ट से वो पिपरी तक जाएगी। उसके ऊपर कंसल्टेंट अवार्ड हो गया था, डिजाइन का काम शुरू हो चुका है और इस वक्त इनिशियल सॉफ्ट मार्केटिंग का काम जो है उसको शुरू करने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी साल के अंदर उस मंसूबे के ऊपर बिडिंग भी हो जाएगी। बल्कि मैं तो कराची के बिजनेसमैन से बोलूंगा, खास तौर पे, दुनिया के बिजनेसमैन सभी कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे कराची के बिजनेसमैन से कहूंगा कि उसके अंदर जरूर शिरकत करें, क्योंकि ये बीओटी की बुनियाद के ऊपर किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर चलाएगा इसको, रेलवेज नहीं। और दूसरा मंसूबा जो है वो तो खैर हम जो कराची में रहते रहे हैं वो पिछले 30 साल से उसकी बात सुनते रहे। कराची सर्कुलर रेलवे, कभी ज्यादा काम हो जाता है, कभी कम हो जाता है। वो मंसूबा जो है उसका भी कंसल्टेंट अवार्ड हो गया है, डिजाइन बन गया है और तेजी से उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इसी साल के अंदर उसके ऊपर भी बिडिंग होगी और फाइनली ये 30 साल से जिस मंसूबे की हम बातें सुनते थे वो इस साल जो है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ये भी बीओटी में करना है, ये भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से करना है। आखिरी मंसूबा जैसे आपने कहा K4 था, K4 के ऊपर जो है वो एक्सचेंज जो हो चुका है, सिंध हुकूमत के पास था, सही आप कह रहे हैं, वो रुक चुका था, प्रोजेक्ट 2-3 साल से रुका हुआ था। वापडा के पास अब वो जिम्मेदारी दी गई है। वापडा उसकी री इंजीनियरिंग के काम इस वक्त कर रहा है और उस मंसूबे के ऊपर उम्मीद है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो वफाक ने लिए थे सवाई बरसाती नालों के, बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे वो बड़े नौयत के प्रोजेक्ट थे। तो जाहिर है उसमें पहले डिजाइन का काम होता है, फिर बिडिंग होती है, अवार्ड होता है। तो शुरू के अंदर आपको फिजिकल काम नजर नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक आपको ये तमाम मंसूबे जो हैं वो चलते हुए नजर आएंगे। सर, आपकी गवर्नमेंट ट्रेड के बारे में बात करती है, एक्सपोर्ट के बारे में बात करती है, लेकिन क्राइसिस जो है वो हर रोज नए होते हैं। आपके कॉटन यार्न का मसला है, वीट का मसला रहा, फिर शुगर का मसला आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो प्लानिंग कहाँ है गवर्नमेंट की, क्या प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग? अभी एक डिसीजन आया इंडिया से इम्पोर्ट का, वो भी आपने जो है उसको नजरअंदाज कर दिया। तो आपके पास पॉलिसी क्या है, किस तरह से लोगों की जो जरूरत है वो पूरी की जाएगी, जो इंडस्ट्रीज की जरूरत है वो कैसे पूरी होगी, जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं वो कैसे अचीव करेंगे जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी? अच्छा, चले प्लानिंग को और देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट की हम सिर्फ बातें करते हैं या कुछ होता भी है। पिछले शायद 10 या 11 साल के बाद पहली दफा है कि 6 महीने लगातार $2 अरब माहाना से ज्यादा की एक्सपोर्ट हुई है। ये बातें नहीं है, ये डॉलर हैं जो मुल्क के अंदर आए हैं। सरकार ने नहीं कमाए, पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने कमाए हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर ने कमाए हैं। तो वो तो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक पाकिस्तान की, मैं कहूंगा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं चला सकेंगे तो आप मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते। एशिया के अंदर तमाम वो ममालिक जिन्होंने तेजी से तरक्की की है उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया है। और ये ऐसी चीज थी जहां 5 साल बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो उससे एक्सपोर्ट्स कम थी जो उससे 5 साल पहले थी। यहां पे आपको बढ़ती हुई सामने ऑलरेडी नजर आ रही है। तो ये अब कयास आराई नहीं है, ये तो हो चुका है। जो आपने उसके अलावा प्लानिंग की बात की, फैसिलिटेशन के लिए कराची की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, बहुत बड़ा मसला जो है वो बिजली का मसला है। बिजली के मसले के ऊपर पिछली गर्मियों के अंदर मैंने आके कराची के अंदर ऐलान किया था कि हम अगली गर्मियों से पहले कम से कम जो है 900 मेगावाट इजाफी बिजली सप्लाई करेंगे कराची को, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यहीं पे के इलेक्ट्रिक का नया प्रोजेक्ट लगना था और कुछ जो है बाकी पाकिस्तान से कनेक्ट करके हमने एनटीडीसी के सिस्टम से बिजली सप्लाई करनी थी। तो आप, मुझे खुशी है इस बात की कि आप इंशाल्लाह ताला 900 नहीं 1000 मेगावाट से ज्यादा सिस्टम के अंदर होंगे। 450 मेगावाट का यूनिट के इलेक्ट्रिक का ऑन स्ट्रीम आ रहा है, इंशाल्लाह मई के महीने में आ जाएगा। और 600 मेगावाट से ज्यादा हम एनटीडीसी के अंदर से कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं आने के लिए। तो ये मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो या हो गई हैं या अगले महीने के अंदर आपको नजर आ जाएंगी। फ्यूचर के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर कराची की निस्बत से 2100 मेगावाट का 3 साल के अंदर हम बिजली की सप्लाई का इजाफा करने जा रहे हैं। 2750 से ज्यादा सस्टेन नहीं हो रहा था पिछले साल, वहां से हम इसको तकरीबन 5000 पे ले जाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें जो इसी तरीके से आप इंडस्ट्री बड़ी सनतों को देखें, इस वक्त बड़ी सनतों के अंदर जो इजाफा हो रहा है हमारा पिछले साल की निस्बत, वो डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। किसी महीने में 12% ज्यादा
ज्यादा, किसी महीने में 13% ज्यादा, हालांकि बड़ी सनतों के इजाफा स्लो हुआ था। सीमेंट के रिकॉर्ड डिस्पैच हो रहे हैं, अपनी गाड़ियों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है। बिजली के लिए हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें सारी इंडस्ट्री को, जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको 12 रुपए 96 पैसे यूनिट और जो छोटी इंडस्ट्री है उसको 8 रुपए यूनिट बिजली दी गई थी। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले माह के अंदर जो कंजम्पशन हुई है, बिजली की खपत हुई है, वो 15% ज्यादा थी बनिस्बत उसी महीने के पिछले साल के। सो वो जाहिर है इंडस्ट्री चल रही है, बढ़ रही है, इसलिए आपको ये नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ते हुए नजर आ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। अभी और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वो सब बेहतरी जो करनी है उसके लिए हुकूमत सिर्फ एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर सकती है। सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग हैं, ये मुझे कह रहे थे सेंटर फॉरवर्ड, असल सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग, पाकिस्तान की मईशत के सेंटर फॉरवर्ड तो यहाँ बैठे हुए इस टेबल के पास। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा। मैं कॉटन यार्ड शुगर मैं आपको बता देता हूँ, वजीर आजम साहब ने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह फैसला कर लिया है। देखिए जो हमारा मसला है ये ट्रेड का इंडिया के साथ, वो मईशत की बुनियाद पर नहीं हुआ था, वो एक असूली फैसला था जो उन्होंने कश्मीर के साथ किया। वो आलमी जो कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी थी और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म चल रहा था उसको एक नए लेवल पर लेकर चले गए। पूरे एक उन्होंने इलाके को एक जेल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया। इतना बड़ा जुल्म अगर आपके पास हो रहा हो तो आप उससे सरफे नजर नहीं कर सकते। इसलिए वजीर आजम ने कहा है कि वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने हिदायत अपनी मईशत की टीम को ये दी है कि आप ऑल्टरनेट लेके आए। हमने मदद भी करनी है, हमने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करना है, लेकिन इस रास्ते से नहीं करना। मुझे ऑल्टरनेट बताएं क्या फैसले करने की जरूरत है और वो मैं जरूर करूंगा। महंगाई के हवाले से बताइएगा, महंगाई बहुत ज्यादा है, इस पर आपने अपना वफाकी वजीर खजाना भी सेट किया है और जिन्होंने आपको रिप्लेस किया था, मगर ये लग रहा है कि आपके जो कप्तान है उनकी टीम जो है वो सेटल नहीं हो पा रही है। आप एक लाते हैं, आप शौकत तरीन साहब को लेकर आए हैं। शौकत तरीन साहब बिल्कुल आपकी जो पॉलिसी है रुपी के हवाले से, डॉलर के हवाले से, उससे एडवर्स बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो रुपी को और डॉलर को हमें एक जगह पे 2-2.5 साल के लिए मुस्तहकम रखना चाहिए, जिससे मईशत में ज्यादा बेहतरी आएगी। और खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि महंगाई जो है वो डॉलर की वजह से बढ़ी है। तो आपकी जो प्रीवियस पॉलिसीज थी उस पर शदीद किस्म के जो है एतराजात आ रहे हैं कि जो डिवेल्युएशन की है उससे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी है, उससे जो है महंगाई मुल्क में बहुत ज्यादा हुई है। मुर्गी जो है 500 रुपए किलो हो गई है और इसके अलावा जो तेल है वो भी अपनी रिकॉर्ड सतह पर खुर्दनी तेल भी पहुंच गया। अगर आप कहें तो लिस्ट और गो ऑन, तो महंगाई जो है सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिसकी वजह से आवाम सबसे ज्यादा परेशान है। जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और इसीलिए वजीर आजम शायद सबसे ज्यादा टाइम जो लगाते हैं वो लगाते ही महंगाई के डील करने के लिए हैं। आपने अभी नासिर मगू साहब से सुना, ये हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है ये, और उन्होंने जहां उनके ख्याल में हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी, जहां वो तनकीद बनती है, उन्होंने तनकीद भी की, लेकिन साथ उन्होंने एक ये हकीकत ये भी बताई कि आलमी मंडी के अंदर जो कमोडिटीज हैं, अजनास जो हैं, उनकी कीमत बड़ी तेजी से बढ़ी है और एक वजह जो आपको इस वक्त नजर आ रही है वो यही बनी है। अब आप आ जाएं डिवैल्यूएशन के ऊपर। देखिए डिवैल्यूएशन जो है वो तरीके इंसाफ की हुकूमत ने नहीं शुरू की थी। मैं बार बार याद दिलाता हूं, मुझे पता है कि लोग नहीं सुनना चाहते, बहुत मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं कई जो नाराज होते हैं कि आप क्यों उनकी बात करते हैं। सर हम तो सारी जब तक हैं हम करते रहेंगे, अब याद दिलाते रहेंगे कि जो तनकीद कर रहे हैं, इसहाक डार की पॉलिसी रुपए को मुंजमद रखने की असद उमर ने नहीं बदली थी, हफीज शेख ने नहीं बदली थी, मिफ्ता इस्माइल ने और शायद खाकान अब्बासी ने बदली थी। रुपया दिसंबर 2017 में 105 का था, जिस वक्त तक इलेक्शन हुआ तो रुपया 127 हो चुका था। 22 रुपए की कीमत के अंदर कमी आ चुकी थी, कदर के अंदर, सिर्फ 7 माह के अंदर। उस वक्त 127 का था, आज 152 का है। यानी तरीके इंसाफ की हुकूमत में 2.5 साल के अंदर रुपए की कदर के अंदर कमी 25 रुपए हुई है, 2.5 साल में 25 रुपए हुई है, और सिर्फ 7 माह के अंदर 22 रुपए कमी हुई थी मुस्लिम लीग नूर की तहरीके इंसाफ की हुकूमत आने से पहले। वो आप रुपए की कदर मुस्तहकम ऐसे नहीं रखते हैं कि आप डॉलर फेंक फेंक के मुस्तहकम करें, आप बुनियादी बेहतरी करते हैं मईशत के अंदर। आज सूरत हाल ये है कि एक भी डॉलर खर्च किए बगैर सेंट्रल बैंक के रिजर्व का, एक भी डॉलर, वहां अरबों डॉलर उन्होंने खर्च किए उसके मुस्तहकम करने के लिए, यहां एक भी डॉलर खर्च करे बगैर पिछले तकरीबन 1 साल कोई 8-9 महीने के अंदर
रुपया 168 रुपए डॉलर से 152 रुपए डॉलर पे आ चुका है। 16 रुपए की कदर बेहतर हुई है बगैर किसी स्टेट बैंक के डॉलर जाया किए हुए। ये होती है बुनियादी तब्दीली। सर साहब ये बता दें, महंगाई के हवाले से बात हुई है, फेडरेशन चैम्बर के सदर ने आपके बराबर में बैठ के कह दिया कि एफडीआर को बंद कर देना चाहिए, क्या इनका मुतालबा ठीक है? दूसरा, आप वज़ीर आज़म साहब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से अभी तक एनसीओसी के जो फैसले आप भी उसको लीड करते हैं, उसमें मार्केटों के हवाले से क्या फैसला हुआ है? क्योंकि आज कराची में फिर एक मैच शुरू हो गया है कि मार्केटें बंद कराने शुरू कर दी गई हैं 2 रोज के लिए। अभी ये सिचुएशन चल रही है कराची में, क्या एसओपी के तहत कराची में मार्केटें बंद हो रही हैं? क्योंकि यही बात होती है कि जब मार्केट्स बंद होती हैं तो उसके बाद फिर लॉसेस शुरू हो जाते हैं। पहले इसका जवाब देते हैं, मैं दूसरा सवाल। अच्छा, इससे पहले आपने एक और चीज पूछी थी, उससे पहले एफबीआर वाला एफबीआर का इसका जवाब जो है वो हम अदर से लेंगे। लेकिन चले मैं आपको वो बोल देता हूँ जो मैं ऑन कैमरा ऑन एयर बोल चुका हूँ, और उस वक्त बोला था जब मैं ऑपोजिशन में नहीं था, जब मैं वजीर खजाना पाकिस्तान का था। और मैंने ये सवाल और मैंने कहा ये था, मुझे याद है वो इवेंट भी कौन सा था जिसके अंदर हमने 100 सबसे बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड दिए थे। तो वजीर आजम उसको चीफ गेस्ट थे उसके अंदर, तो उनके सामने मैंने कहा था कि मैंने कहा एफबीआर मुझसे इतने सवाल पूछती है या पाकिस्तान के किसी टैक्स पेयर से इतने सवाल पूछती है जो आप अपनी बेटी का रिश्ता देने से पहले भी नहीं पूछते। उन सवालों का करते क्या है? सो क्या एफबीआर की कारकर्दगी के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है? इसमें कोई शक नहीं है। उसका इलाज क्या है, बंद करना है, ये कुछ और, वो मैं हमाद अज़हर साहब उसका जवाब दे देंगे। जहां तक आप इसकी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं और साथ आपने मार्केट्स की बात की, देखें हमने जो सबसे पहली मईशत की एक्टिविटी जिसको खोला था, सबसे पहले जिस वक्त शुरू में बंदिश हुई, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी। क्योंकि जब तक आप डॉलर नहीं कमाएंगे या वो इंडस्ट्री उसके बाद हमने फौरन खोली जो सब्स्टिट्यूशन करती है, यानी इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन करती है, तो उस इंडस्ट्री को तो बिल्कुल भी हम बंद नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तेजी से इस वबा का फैलाव हुआ है, उसमें अगर हम बरवक्त इकदाम न करें तो उसमें खतरा यह है कि ये सेक्टर जो सबसे ज्यादा मईशत के लिए अहम है वो भी लपेट में आ सकते हैं। मैं इसी के साथ वो दूसरी जो कमेंट किया था मैं उस पर भी, रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी कमेंट कर लेता हूं। हम इस वक्त कल जो हमारे क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे, यानी वो लोग जो ऑक्सीजन पे हैं या वेंटिलेटर के ऊपर हैं पाकिस्तान के अस्पतालों में कोविड के, वो 3400 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। यानी हम जो जून की पहली पीक थी हम वहां पे पहुंच चुके हैं और अभी इसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो हमें बर वक्त इकदाम करने की कुछ जरूरत है, वरना ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता पूरी मईशत हमें बंद करने की जरूरत पड़े। सो 2 दिन हफ्ते के अंदर मार्केट्स बंद करने का बिल्कुल फैसला हुआ था। टेक्निकली कराची उस पॉजिटिविटी से नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो मैं सिंध गवर्नमेंट के इस फैसले को सपोर्ट करूंगा। बर वक्त फैसला कर लें ताकि ज्यादा तकलीफ से बच जाए। देखिए रेस्टोरेंट का अब हमने क्या किया मुख्तलिफ जो बाकी दुनिया से था, क्यों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की तारीफ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की तारीफ की, बिल गेट्स ने पाकिस्तान की तारीफ की, लैरी समर्स इकोनॉमिक एडवाइजर अपने क्लिंटन के, उन्होंने हमारी तारीफ की। क्यों कर रहे थे तारीफ? हमने किया ये कि वो चीज जिससे कम मईशत के ऊपर असर हो, कम से कम रोजगार पे असर हो और ज्यादा से ज्यादा वबा के फैलाव पे असर हो, हमने टारगेटेड एक्शंस लिए। इसलिए कुछ कीमत तो अदा करनी पड़ती है। बदकिस्मती से यह नहीं हो सकता कि सब कुछ खुला रहे और वबा रुक जाए, और वबा अगर ज्यादा फैल गई तो फिर सब बंद होने का खतरा होता है। तो जो हमने रिस्क देखा, जिन इंडस्ट्री से और जिस एक्टिविटी से सबसे ज्यादा रिस्क आ रहा था, फर्क उसी मॉल के अंदर शॉपिंग करने और रेस्टोरेंट का फर्क यह है कि शॉपिंग आप मास्क पहनकर कर सकते हैं, और ये अब सारी रिसर्च आ चुकी है दुनिया की। अगर आप मास्क पहन लें, जो मुझे लग रहा है कुछ इस कमरे में लोगों ने नहीं पहना हुआ है, खुशी है कि ज्यादातर ने पहना हुआ है, तो तकरीबन 90% तक फैलाव के अंदर कमी आ सकती है। लेकिन आप खाना मास्क पहनकर नहीं खा सकते। इसलिए हमने कहा है कि थोड़ी सी जिद्दत करें, और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने एडजस्ट भी किया। इधर डिफेंस के अंदर अगर आप चले जाएं तो आपने देखा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने आउटडोर जो है वो डाइनिंग शुरू कर दी है, टेक अवे है, ताकि कम से कम रोजगार पे असर हो। लेकिन ये इंडोर खाने की जो चीज है, चाहे वो शादी हो या रेस्टोरेंट है, वो इतना हाई रिस्क है कि उस एक टारगेटेड एक्टिविटी को हमें करना पड़ा। सो आखिरी सवाल ले लें सर, आखिरी सवाल उसके बाद। एक सवाल मेरा रह गया था, वो
आपने स्टील मिल के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया था, जो बड़ी वीडियो आपकी वायरल होती सही, रहती है। सही, वो अभी भी दिखा दे, वो अभी दिखा दे बेशक। स्टील मिल के मामले पर आपका क्या स्टैंड है? मैं देखिए, स्टील मिल का स्टांस वन लाइनर में सिंपल ये है भाई, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये मिल चल सकती है, ये कोई वजह नहीं है कि ये मिल बंद हो, और आज भी वही स्टैंस है। और इंशाल्लाह ताला मैं उस दिन हमाद अजहर से पूछ रहा था, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज के नीचे आता है, तो हमाद से मैं लास्ट वीक पूछ रहा था, और फिर उसके बाद मोहम्मद मियां सुमरो जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात हुई। इंशाल्लाह ताला अगस्त के महीने के अंदर उसके अंदर आ जाएंगी। 4 कंपनीज हैं बैनुल अक़वामी कंपनीज जो उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो उस वक्त था, ये स्टील मिल चल सकती है, यहाँ पे लोगों का रोजगार हो सकता है और ये वैल्यू एडिशन कर सकती है। आप खुद तस्लीम करते रहे हैं, आपकी 2 पिछली हुकूमतें नवाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमतें तस्लीम करती रही कि कराची मुआशी हब है, कराची कमाकर पाकिस्तान को देता है, कराची की अहमियत और इफादियत अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो यहाँ के लिए आवाजें बुलंद होती हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो कराची के लिए कोई तरक्याती पैकेज नहीं होते और जो ऐलान होते हैं उस पर अमल ही नहीं होता। कराची बद से बदतर होता जा रहा है। आप खुद इस शहर के में रह चुके हैं, तवील अरसा यहाँ गुजारा है आपने, आप खुद तस्लीम क्यों नहीं करते और आपकी हुकूमत क्यों नहीं तस्लीम करती कि कराची अगर बेहतर नहीं होगा तो पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा? कराची कब इसकी किस्मत कब बदलेगी? अच्छा जी, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये हम हमेशा से कहते रहे हैं और हम आज भी कहते हैं। अभी तो आपके सवाल के ऊपर 2 पहलू आते हैं, मैं दोनों पे। पहली बात तो आपने कहा कोई पैकेज का ऐलान नहीं होता। मेरे तो काबीना की मीटिंग के अंदर कुछ कॉलीग ने कहा कि ये सारे पाकिस्तान का पैसा कराची क्यों लेके जा रहे हो, और मैंने उनको साबित किया एदादो शुमार से कि जितना हमने पैकेज ऐलान किया है वो कराची का हक बनता है। ये शहर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है, तो पैकेज क्यों नहीं होता ये तो आप मानना पड़ेगा, पैकेज होता है, उस पर कुछ काम नहीं होता। सर अमल दरामद मैंने आपको बड़ी तफसील से जवाब दे दिए। मेरी अब आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, उस दिन जिस दिन ग्रीन लाइन चलेगी ना, तो आप चलेंगे मेरे साथ उस बस पे और इसी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और आप कहेंगे हाँ वाकई में जमीन पर भी काम हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं महमूदाबाद में क्या काम हो रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। ये दूसरे केसीआर और वो जो है वो तो जाहिर अभी प्लानिंग स्टेज पे है, तो उधर जमीन पे काम नहीं है, वो आपको 3-4 महीने में वो भी नजर आ जाएगा। जो कराची की बिजली बहुत बड़ा मसला रहा है कि नहीं रहा है? बिल्कुल रहा है ना। कराची के अंदर मुझे बता दें कि पिछले 12 साल में बिजली के कितना इजाफा हुआ था, और मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ इस साल के अंदर, अगले ये अप्रैल में बैठे हुए हैं, मैं मई की बात कर रहा हूं, बहुत आगे की नहीं बात कर रहा। 450 मेगावाट लोकल प्रोडक्शन यहां स्टार्ट होगी, 600 मेगावाट एनटीडीसी के सिस्टम से 1000 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं, और 3 साल के अंदर 2100 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं। सर ये बड़ी बड़ी चीजें, ये छोटी चीजें नहीं है। सर आखिरी करते, हम तो इनके पास आए थे। 630 अरब रुपए का जो क्वांटम है, उसके हिसाब से जो आप 3 साल का प्लान कर रहे हैं, वो उस क्वांटम के प्रोजेक्ट्स नहीं आप बता पा रहे हैं। सर मैंने तो आपको एक 5 नाम लेके प्रोजेक्ट बताया यार। उनका क्या है क्वांटिफिकेशन, क्या कितना, किसमें कितने? पहली बात तो मैं ये भी कई दफा बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, उसमें सिर्फ केसीआर ही 300 अरब रुपए का है। उसके अंदर जो आपका K4 है वो तकरीबन 70 अरब रुपए का है। आपका फ्रेट कॉरिडोर जो है वो 130 अरब रुपए पे ऑलरेडी दे चुका हूं। लेकिन जब डाउन होते हैं 2019 में एडिबल ऑयल के प्राइसेस 45% डाउन हुए। इसी तरह ये जो कार वाले हैं, डॉलर बढ़ता है तो कम्पीट कर रहा हूँ, डॉलर बढ़ता है तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं। इस तरफ थोड़ा सा माइन्यूटली देखने की जरूरत है कि जब प्राइस इंटरनेशनल कम हो तो वो फिर कम भी हो ऑन द ग्राउंड। जायज बात। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस मीडिया का, आपने सवाल किया और बड़े तफसील से वज़ीर साहब ने उसका जवाब दिया। मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप अपना इक्विपमेंट यहाँ छोड़ें और हमारे इन हाउस जो हमारा सेशन है उसको शुरू करें, और उसके बाद भी आपसे मुलाकात हो जाएगी। इक्विपमेंट ले जाने वरना उनको इधर ही रुकना पड़ेगा। इक्विपमेंट ले जाने चलो, इतनी देर में उठाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, इतनी देर में उठाते रहेंगे साथ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि CPEC के पहले सनती जोन